मैं रविंद्र तिवारी दक्षिण कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीएस का एक टॉपिक जो ज्योग्राफी का है, सबने देखा होगा, तो सबने पढ़ा भी कहीं ना कहीं होगा, अक्षांश और देशांतर। दोनों टॉपिकों में ये हमको देखना है बेसिक डिफरेंस। सबसे पहले ये समझना है कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं में बेसिक डिफरेंस या अंतर क्या होता है। जैसा आप लोग सब लोग ब्लैक बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, मैंने पूरा ग्लोब बनाया है। इस ग्लोब में मैं अक्षांश और देशांतर में आप सभी को बेसिक डिफरेंस बताऊंगा। सबसे पहली चीज मैं इन रेखाओं के माध्यम से मैं आपको शो करना चाहूंगा। मैं बताऊंगा पहले बारे में अक्षांश के बारे में। वह रेखाएं, पहली चीज तो चीज समझिएगा, ये सभी की सभी अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और अक्षांश रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी को छल्ले की तरह घेरे हुए होती है। छल्ला समझे गए होंगे, एक साथ देखा होगा, चूड़िया में देखी होगी, इस तरीके से राउंड शेप में घेरे हुए होती है, उसी को हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखाएं। देख रहे होंगे आप लोग, इस तरीके से देखिए राउंड जा रहा है, इस तरीके से देखिए ये राउंड जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं अक्षांश। पहली चीज, अगर बाई चांस हम इस पर किसी प्रकार से हमें दिक्कत आती है तो हम लोग दूसरी भाषा में इसमें कहेंगे वह रेखाएं जो कभी आपस में नहीं मिलती हैं। वह रेखाएं जो कभी आपस में नहीं मिलती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखाएं। जैसा आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ये रेखा इस रेखा से नहीं मिल रही है, ये रेखा इस रेखा से नहीं मिलेगी, ये रेखा इससे नहीं मिलेगी, ये रेखा इससे नहीं मिलेगी। देखिए सब एक दूसरे से किसी प्रकार से मैच नहीं खाएंगी। इन्हीं रेखाओं को हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अब हम लोग आते हैं देशांतर रेखाओं में। देशांतर रेखा वो होती हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हैं और दोनों की दोनों रेखाएं लंबवत रूप से एक दूसरे से जुड़ रही होती हैं। देख रहे हो आप लोग, उत्तरी ध्रुव से आई, दक्षिण ध्रुव में ऐड हुई, उत्तरी ध्रुव से आई, दक्षिण ध्रुव में ऐड हुई। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, एक दूसरे से लगातार जुड़ती रहती हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, दोनों टॉपिक अपने में अलग अलग हैं, अक्षांश अलग है, देशांतर अपने में अलग है। इसी कारण मैंने दोनों टॉपिकों में अलग अलग वीडियोस में आपको बताऊंगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश रेखा के बारे में। सभी लोगों ने अक्षांश देशांतर में बेसिक डिफरेंस समझ लिया होगा। वह रेखाएं जो पृथ्वी को छल्ले की तरह घेरे हुए हैं, वह रेखाएं जो कभी आपस में ना मिले, वह सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं। वह रेखाएं जो दोनों ध्रुवों को आपस में मिला दें, वो देशांतर रेखाएं होती हैं। ये आप लोग सब लोग बहुत अच्छी तरीके से दोनों बेसिक डिफरेंस समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे, आज का टॉपिक हमारा है अक्षांश। अक्षांश में ध्यान रखिएगा सभी लोग, ये अक्षांश रेखाएं करती क्या है। अक्षांश रेखाओं का देख रहे होंगे, ये 90 डिग्री है, यहाँ भी देख रहे होंगे 90 डिग्री है, सेंटर में ये 0 डिग्री है। अगर सेंटर में 0 डिग्री है, इसी 0 डिग्री को हम लोग कहते हैं, इस वाले फिगर में देख लेते हैं। यहाँ पर इसी 0 डिग्री को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, जिसका दूसरा नाम होता है विषुवत रेखा। हम लोग जिस तरीके से भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर मौसम में परिवर्तन आना स्टार्ट होता है। क्यों स्टार्ट होता है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि भैया 0 डिग्री पर जो सूर्य होता है वो सदैव लंबवत होता है। लंबवत मतलब सीधे, और सीधे रोशनी पड़ने के कारण यहाँ पर सदैव ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर बोले तो तापमान जो होता है वो अधिक होता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे मौसम में परिवर्तन आना स्टार्ट होता है। इसी कारण कहा जाता है अक्षांश रेखाओं के माध्यम से मौसम की जानकारियां हमको प्राप्त होती रहती हैं। आप लोगों को मैं एक चीज समझाना चाहूंगा कि जिस स्थान का तापमान अधिक होगा वहां का वायुदाब सदैव निम्न होगा। बस इस पॉइंट को याद रखिएगा सब लोग। टेम्परेचर यहाँ बढ़ा, 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है, टेम्परेचर यहाँ बढ़ा। जब यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ का जो वायुदाब होगा वो सदैव कैसा हो जाएगा बेटा, निम्न हो जाएगा। और जब वायुदाब निम्न होता है तो चारों दिशाओं से हवाएं अंदर की ओर क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, घनघोरी क्षेत्र में क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। ये पहली खासियत कि अक्षांश रेखा करती क्या है, मौसम में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में हमको जानकारी देती है। दूसरी चीज समझते हैं, अक्षांश रेखा में भूमध्य रेखा का एक रोल ये भी है कि सभी डिग्रियों में कहीं ना कहीं दिन रात ऊपर नीचे होता है।
लेकिन बेटा 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर किसी प्रकार से दिन और रात कभी ना छोटी होती है ना दिन कभी बड़ा होता है। यहाँ पर सदैव दिन और रात कैसी होती है, बराबर होती है। इसीलिए कहा जाता है किस डिग्री पर दिन और रात सदैव बराबर होगा, तो याद रखिएगा 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर दिन और रात समय कैसा होगा, बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मेंशन कर चुके हैं और आप सभी लोगों ने चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। मैं कुछ चीजें और भी क्लियर करना चाहूंगा। 0 डिग्री के जब नॉर्थ पोल पर चलते हैं तो ऊपर हमको मिलता है 23.5 डिग्री, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। इसी के जस्ट थोड़ा सा ऊपर पढ़ते हैं 66.5 डिग्री, जिसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। नीचे की ओर आते हैं, ये में हम लोग को रेखाएं बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेन रेखाएं से उनको उनके बारे में उनको जानना है। 23.5 डिग्री जब हम लोग साउथ पे चलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध पे चलते हैं, तो इसे कहते हैं मकर रेखा। इसी तरीके से 66.5 डिग्री फिर दक्षिण गोलार्ध चलते हैं, इसको कहते हैं अंटार्कटिका रेखा। और इसके बाद 89 डिग्री। आप लोग समझ गए कौन सी रेखा किस तरीके से डिनोट की गई है। हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, तो मैंने थोड़े पहले बताया था, आज हम लोग सिर्फ अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे। मैंने दोनों चीजों को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब हम लोग अक्षांश के बारे में पढ़ते हैं, तो मैंने फिर से एक बार यहाँ पे क्लियर दूंगा कि अक्षांश रेखा क्या है, जो पृथ्वी को छल्ले की तरह घेरे हुए हैं, जो वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी को छल्ले की तरह घेरे हुए हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है बेटा, तो ध्यान रखिएगा 0 डिग्री, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा या दूसरा नाम इसका विषुवत रेखा, यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। तो कोई बोले सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 डिग्री, सबसे छोटी अक्षांश रेखा 89 डिग्री, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये 90 डिग्री क्या है, बेटा ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग ग्लोब पे बहुत अच्छी तरह देखिए, हम यहाँ पर तो 89 डिग्री बना सकते हैं, क्या यहाँ पर कोई अक्षांश रेखा बनाई जा सकती है? तो बेटा ध्यान रखिएगा 90 डिग्री वास्तव में एक प्रकार का बिंदु है। क्या है बेटा, बिंदु है, ना कि क्या है, रेखा है। तो फिर समझिएगा एक बार कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा हो गई, सबसे छोटी अक्षांश रेखा 89 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। लेकिन जो 90 डिग्री है, आप सब प्लीज बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज को, यहाँ पर हम कभी भी कोई भी अक्षांश रेखा दोनों पोल पर नहीं बना सकते हैं। और जो हम लोग नहीं बना सकते हैं बेटा, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि 90 डिग्री है, ये एक प्रकार का बिंदु है। एंगल माने एंगल तो उसको मान सकते हैं, लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा रेखा इसे डिनोट नहीं कर सकते हैं, कभी भी ध्यान रखिएगा। इसी कारण इस पर इस चीजों पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम लोग को अधिकांशतः किताबों में कहीं ना कहीं मिस प्रिंट के रूप में छपा होता है। बहुत अच्छी तरह देखिएगा मैं क्या समझाना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, कितनी होती है? आप सभी लोग इसका उत्तर खुद मन ही मन में सोचिए थोड़ा सा, और मैं इसको मेंशन करता हूं। कुल अक्षांश रेखाएं मैं पूछ रहा हूं, मैंने थोड़ी देर बताया 90 डिग्री क्या है, बिंदु है, बोले तो एंगल है, लेकिन रेखा नहीं है। इसका मतलब 90 डिग्री यहां डिनोट नहीं करना है। सबसे छोटी अक्षांश रेखा मैंने बताई थी कौन सी थी, 89 डिग्री। तो अक्षांश रेखा है तो सबसे छोटी अक्षांश रेखा 89 डिग्री। ये नॉर्थ पोल की बात मैंने की। जब मैं साउथ पोल में आता हूं तो भी वही बात, सबसे छोटी अक्षांश रेखा 89 डिग्री। अब मैं आता हूं सबसे मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट ये है, ये 0 डिग्री सब लोग देख रहे होंगे। आप सभी लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जरूर होंगे, कभी कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, सभी लोग जानते होंगे 0 डिग्री का एंगल नहीं बनाया जा सकता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री का एंगल बनाया जा सकता है, लेकिन 0 डिग्री कभी एंगल नहीं बन सकता है। इसीलिए जब ये एंगल 0 डिग्री का बन नहीं सकता है, तो कभी 0 डिग्री को हम लोग यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। किसमें, डिग्री में ऐड नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा 0 डिग्री को हम रेखा मान सकते हैं, बिल्कुल मानेंगे। इसी कारण ध्यान रखिएगा यहाँ पर 0 को मानेंगे और रेखा आ जाती है 179, जो हमारी अधिकांशतः किताबों में लिखा हुआ है 181 की गलतियां मान लोग ये कर देते हैं 90, 90, 0, 90, 90, 180 और 0 को ऐड करके बता देते हैं 181। ये मेंशन बिल्कुल गलत है। फिर समझिए आपको बताया 90 डिग्री बिंदु एंगल है, लेकिन रेखा
नहीं है। इसी का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 90 डिग्री कभी रेखा में डिनोट नहीं करेंगे। सबसे छोटी अक्षांश 89, सबसे दक्षिणी ध्रुव में 89, 0 डिग्री क्या है? भूमध्य रेखा है। इसी का ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री एंगल नहीं बनेगा लेकिन रेखा काउंट होगी, इसीलिए 89 + 89 + 0 = 179। लेकिन जब हम लोग अक्षांश कोण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? अक्षांश कोण की बात करते हैं, तब कुछ नहीं करना है। मैंने बताया कोण 0 डिग्री कभी नहीं बन सकता है, सिर्फ क्या बनेगा? 90 ऊपर 90 नीचे, तो 90 + 90 = 180। बस दोनों चीजों को समझ गए होंगे आप लोग। कुल अक्षांश रेखाएं 179, कुल अक्षांश कोण 180। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। आगे देखते हैं। आप लोग इस जगह देख रहे होंगे, लोग कह देते हैं, अब ये ना सोचिएगा सर आपने तो अक्षांश रेखा 1 2 3 4 5 6 7 ही बनाई है और यहाँ पर आप बता रहे हैं 179। बेटा जब हम लोग यहाँ 0 चलेंगे तो 1 2 3 4 इस तरह एंगल भी होंगे ना, और जो यहाँ से जाएंगे 90 तक की, इसी तरीके से 1 2 3 4 होते हैं 90 तक जाएंगे। ध्यान रखिएगा, तो इस कारण ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग ने बताया रेखाएं अलग होती हैं और वो अलग होते हैं। अब इस जगह पे देख रहे होंगे ये 66.5 लिखा है, जिसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक। कहीं ना कहीं अगर आप शो करेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं 60 डिग्री भी होगा, कॉमन सेंस की बात है। 61 62 65 66 66 से हाफ होगी। ध्यान रखिएगा। अब ये 60 डिग्री का सबसे बड़ा रोल क्या है ये समझते हैं। इस 60 डिग्री का सबसे बड़ा रोल बेटा ये है कि जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ये जस्ट एंड हाफ किसकी होती है? सॉरी 60 डिग्री जो होता है वो भूमध्य रेखा का क्या होता है? आधा होता है। इसको कैसे डिनोट करेंगे? इस जगह पॉइंट रखिए, उसको सीधा एंगल से जोड़िए और यहाँ पर तिरछा मारेंगे तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, जब लाइन खींचेंगे तो 60 डिग्री पे जाएगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसकी हाफ कोण होगी 60 डिग्री पर, कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। तो ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है जो 0 डिग्री की आधी होती है? तो 60 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा की कैसी होती है बेटा? आधी होती है। आगे समझते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी आप किसी एंगल पे इसको नापिए, किसी एंगल पर भी दो अक्षांशों के बीच की दूरी सदा बराबर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। तो कोई पूछे दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। वो चाहे यहाँ नापिए, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे जिस कोने में नापिए, सदा 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कहते क्या है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हैं जोन। सब लोग देख पा रहे होंगे क्या कहते हैं बेटा? जोन। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? तो जोन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिका रेखा के नाम से जानते हैं। आगे समझते हैं। अब हम लोग आते हैं इस ग्लोब के बारे में। क्या ये नॉर्थ पोल, ये साउथ, ये ईस्ट एंड वेस्ट, सबको समझाना होगा। एक चीज ध्यान रखिए, अगर इसको हम लोग आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं अक्षांश रेखाओं को किस दिशा की ओर डिनोट करेंगे, किस दिशा की ओर बताएंगे, तो लड़के का जो भी फिगर देख लेते हैं वो सोचते हैं सर ये देशांतर है तो ये नॉर्थ टू साउथ जा रही है, और ये अक्षांश है तो ये ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। इस फिगर को देखकर कभी भी हमको टिक लगाना नहीं है, कभी टिक नहीं लगाएंगे। सदा ध्यान रखिए, ये बेटा हम लोग जिस एंगल पर इसको देख रहे हैं कहीं ना कहीं 90 डिग्री है, जबकि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है। और जब 90 डिग्री है वो ये है, और 23.5 का मतलब कहीं ना कहीं ये दिशा आ रही होगी। तो जो जब ये दिशा में आएगा तो ध्यान रखिएगा जो अक्षांश की दिशा है वो देशांतर दिशा हो जाएगी, और जो देशांतर की दिशा है वो अक्षांश की दिशा हो जाएगी। तो बस सीधे सीधे याद रखिएगा कि देखने में जस्ट अपोजिट आंसर सबको टिकला के आना है कि देखने में क्या लग रहे हैं पूर्व से पश्चिम, लेकिन इनकी दिशा क्या होती है? उत्तर से दक्षिण। तो कोई पूछा अक्षांश रेखाओं की दिशा किस तरह होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ध्यान रखिएगा, ठीक ना भाई। आगे समझते हैं कुछ चीजें और भी इसी में अक्षांश रेखाओं के बारे में। हमारी जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं इनमें कुछ तारीखें कभी कभी हमारे एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। वो तारीखें क्या हैं समझते हैं। सभी लोग कहीं ना कहीं इस जगह पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, इस कोने पर 2 तारीखें होती हैं। एक तारीख का होता है 21 जून। इस 21 जून की खासियत क्या है? इस 21 जून की खासियत यह है कि
नहीं आ रहा होगा तो इस जगह लेके लिख रहा होगा आप लोग 21 जून। 21 जून की खासियत ये होती है कि जो हमारी कर्क रेखा है, क्या बेटा, कर्क रेखा, इस कर्क रेखा पर जो सूर्य होता है वो सीधे लंबवत होता है। तो कर्क रेखा पर सूर्य कब लंबवत होता है? 21 जून को। इसी तरीके से मकर रेखा पर सूर्य कब लंबवत होता है? तो याद रखिएगा 22 दिसंबर को। तो मकर रेखा पर सूर्य कब लंबवत होता है? 22 दिसंबर को। तो याद रखिएगा यहाँ से दो टाइप क्वेश्चन बनते हैं। उत्तरी ध्रुव पर सूर्य कब लंबवत होगा? तो 21 जून को। ध्रुव, उत्तरी ध्रुव अच्छा नॉर्थ पोल, तो सीधे कर्क रेखा कहां पर है? नॉर्थ पोल पर है ना, 21 जून। कर्क रेखा पर सूर्य कब लंबवत होगा? तो भी 21 जून। मकर रेखा पर सूर्य कब लंबवत होगा? 22 दिसंबर। याद रखिएगा तारीख 22 दिसंबर। इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दक्षिणी ध्रुव पर दिन कब लंबवत होगा, सूर्य कब लंबवत होगा? तो भी 22 दिसंबर। इन दोनों तारीखों को याद रखिएगा। एक और मेन तारीख आती है, उस तारीख को यहाँ पर देखिए, इस जगह सो करिए आप लोग, सब लोग ध्यान रखिए, कंसंट्रेशन कीजिए जगह। तारीख होती है 21 मार्च व 23 सितंबर। इसकी खासियत क्या है? इस तारीख की खासियत बेटा ये है कि इस दिन संपूर्ण विश्व पर, पूरे वर्ल्ड के मानचित्र पर, पूरे विश्व पर दिन और रात, क्या बेटा, दिन और रात कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो किस तारीख को दिन और रात संपूर्ण पृथ्वी पर बराबर होते हैं? 21 मार्च 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स के नाम जानते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाए इक्विनॉक्स किसे कहते हैं तो बताइए। 21 मार्च 23 सितंबर को इक्विनॉक्स कहते हैं, क्योंकि इसी दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। सब लोग समझ रहे होंगे भैया कि दो तारीखों का रूल। कर्क रेखा पर उत्तरी ध्रुव पर दिन कब बड़ा होगा? 21 जून। दक्षिण ध्रुव जब आते हैं मकर रेखा, दिन कब बड़ा होता है? 22 दिसंबर। किस दिन पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च व 23 सितंबर में ध्यान रखिएगा, ठीक ना। सबने बहुत अच्छी तरह पढ़ा भी होगा कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा जाती है, जो भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के एक राज्य का नाम सुना होगा झारखंड, वहीं पर नाम सुना होगा रांची का नाम सबने सुना होगा। और ये रांची जो है एक ऐसा जगह है, एक ऐसी राजधानी है झारखंड की, एक ऐसा कह सकते इलाका है जहां से कर्क रेखा बिल्कुल इसकी जो राजधानी है वो कर्क रेखा पर स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कौन से राज्य की राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है? तो रांची एक ऐसी राज्य की राजधानी है, रांची एक ऐसी राजधानी है जो कर्क रेखा पर क्या बेटा स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये तो हो गया हम लोग के अक्षांश के बारे में, जितनी भी जानकारियां थी वो मैंने आपको दे दी। अब इस अक्षांश के बारे में कुछ और जानकारियां हैं। कैसे? उस अक्षांश का ये जानकारियां हम लोग थोड़ा सा स्पेस कम है, तो मैं थोड़ा सा इस चीज को आप लोग सब लोग देख चुके होंगे। मैं यहाँ पर साफ कर रहा हूँ ऊपर मैं बता देता हूँ आज, लेकिन इसको मैं अगले वीडियो पर आपको पूरी तरीके से ग्राफिकल रूप से क्या करूँगा, मेंशन करूँगा। मैंने थोड़ा चर्चा चलाई कर्क की, भूमध्य की और मकर की। क्वेश्चन आता है कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है और मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर हम लोग एशिया के कुछ देश हैं, इसी तरीके से बगल में अफ्रीका के कुछ देश हैं, ऐसे ही दक्षिणी अमेरिका के कुछ देश हैं, ऐसे उत्तरी अमेरिका कुछ देश हैं। ऐसे ही आपको ध्यान रखिएगा जब मकर रेखा में आते हैं तो भी हम लोग मतलब कि हर एक देशों से ये रेखा क्या होती गुजरती जाती है। और जिन जिन देशों से गुजरती है उन देशों को हमें क्या रखना है बेटा, नाम याद रखना है। वो यहाँ पर नहीं, मैं उसको ग्राफ बनाकर फिगर के माध्यम से अगली क्लास में यूट्यूब चैनल पे आपको अगली क्लास में वो सब चीजें मैं क्या करूँगा आपको बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।